हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं रेवेन्यू सरप्लस के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। तो सोचिए, गुजरात और महाराष्ट्र और भी बहुत बड़े बड़े राज्य हैं जो कि रेवेन्यू के लिए जाने आते हैं। उत्तर प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया है और ये रिपोर्ट प्रकाशित की है सीएजी कैग ने। अब किस आधार पर ये बताया जा रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस पर है और किन किन से आगे है, किन से पीछे है, जो भी डेटा है हम सारा यहाँ पर पढ़ेंगे। मैदानी इलाकों वाले राज्य जो हैं, पहाड़ी राज्य जो हैं, ये सारा पढ़ेंगे। और जिनका रेवेन्यू सरप्लस कम है, ऐसा क्या किया है उन्होंने जिसकी वजह से रेवेन्यू सरप्लस कम रह गया है, और ये डेटा क्या है ये भी देखेंगे। साथ में लास्ट में जो है सीएजी के बारे में, कैग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार जो है वन लाइनर या फैक्ट्स के माध्यम से प्रश्न पूछ लेता। तो क्या लिखा है, सीएजी का जो है 10 साल की पहली व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा किया गया कि भाई 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस यहाँ पर हासिल किया है, जबकि 12 राज्य जो है यहाँ पर घाटे में दिखाई देंगे आपको। उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू सरप्लस यहाँ पर 37,000 करोड़ रुपए का है, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। यह रिपोर्ट राज्य सरकारों की वित्तीय प्रबंधन की, पैसे का मैनेजमेंट इन्होंने कैसे किया है, और जो है बजट संतुलन और केंद्र पर निर्भरता पर जो है दिखाई देता है। जो बजट घाटे में जो राजस्व घाटे में दिखाई दे रहे हैं, जो सरप्लस पे नहीं है, आप उनके बारे में देखेंगे तो सारे केंद्र पर निर्भर थे, इसलिए जो इनकी हालत यहाँ पर खराब हुई है। तो सारे राज्यों की सूची यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश है जो है दूसरे नंबर पे, गुजरात है तीसरे पे, ओडिशा, झारखंड है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गोवा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट राज्य है स्टार्टिंग के, ये आप देख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। तो कई जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इनका ऐसा मानना है कि जो भी बीजेपी शासित है, 16 रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्य हैं, जिसमें से 10 पर बीजेपी का शासन है। मतलब शासन मतलब जो है सरकार है, शासन तो नहीं हो सकता है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम भी सरप्लस में सम्मिलित है। मैं बताऊंगी आपको कि जो पहाड़ी राज्य है ये सरप्लस में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि छोटे राज्य हैं, इनसे हम कई बार उम्मीद करते हैं कि भाई इनको तो साथ घाटा हो ही जाएगा। अब राज्यों की वित्तीय निर्भरता के बारे में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब को राजस्व घाटा पूरा करने के लिए केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर अधिक निर्भर रहना पड़ा है। ये अपना काम खुद नहीं चला पाए हैं, केंद्र के सामने गए कि भाई पैसे दे दो, गड़बड़ हो गया है मामला, घाटा हो गया है यहाँ पर। वित्तीय जो है स्वास्थ्य संकेतक, मतलब ऐसे कौन से संकेतक है जो कि यहाँ पे बताते हैं कि वित्तीय स्थिति अच्छी है। तो पहला है रेवेन्यू सरप्लस, जो है राज्य की आय, मतलब राजस्व जो होता है, और व्यय का जो अंतर है। इसका मतलब कि 100 रुपए कमाए और 80 रुपए खर्च के, जो 20 रुपए बचा वही यहाँ पर सरप्लस मान के चलते हैं। उच्च सरप्लस होता है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन रहा, कम कर्ज लिया, उसके साथ विकास परियोजनाओं के लिए बजट भी इन्होंने अधिक यहाँ पर रखा। तो ये सभी जो है चीजें अच्छी प्रकार की हैं और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में। ओके, अब बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषण को लेकर के। तो सरप्लस वाले राज्यों की तुलना में घाटे वाले राज्य केंद्र पर अधिक निर्भर थे। जो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जिसको पता होगा भाई 10,000 मेरे हैं, मैंने इतनी ही जो है कमाई की है, मुझे कहीं से बाहर से पैसे नहीं मिलने हैं, ना किसी से लेने, तो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल जो अपना मैनेजमेंट है बेहतर तरीके से करेगा। कोई वैसा व्यक्ति हो कि 10,000 के बाद उसको पता हो कि 5,000 तो पापा दे देंगे, वो पक्का गड़बड़ करेगा। वैसा ही यहाँ पर हुआ है। वित्तीय सुदृढ़ता सीधे सार्वजनिक निवेश, विकास परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावित करती है। भविष्य के दृष्टिकोण को देखें तो उत्तर प्रदेश यह प्रदर्शन राजस्व संग्रह, कर प्रशासन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है कि भाई हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अच्छा काम किया है। राज्यों में वित्तीय असमानता दूर करने के लिए सुधार और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होगी और होती भी है, ताकि सब जो है बराबरी से विकसित हो। पता चले कि आधे ऐसे हैं कि बिल्कुल चांद पर पहुंचने वाले हैं, और एक बेचारा जो है ऐसा कि बैलगाड़ी से उतरा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, सभी राज्यों को बराबरी में लेकर चलना पड़ेगा। रेवेन्यू सरप्लस का अर्थ क्या होता है हमने देख लिया है, कमाई, खर्चा माइनस जितना बचा। महत्व क्या है, राज्य की आर्थिक और जो है आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। साथ में जो है सरप्लस जब एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको क्या करेंगे, नई परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं में ये लगा पाएंगे। अब कोई ऐसा है, मान लो जो है कोई ऐसा है जिसने जो है 100 रुपए कमाए थे या 1000 रुपए कमाए थे और उसने 800 रुपए खर्च कर दिए, तो इसके पास बचा 200 रुपए। ये राज्य हो गया ए।
अब कोई ऐसा है जिसने 1000 रुपये कमाए थे और जो है मात्र जो है कितने किए, 600 खर्च किए, अब इसके पास 400 बचेंगे। तो ये जो है 200 रुपये ही अच्छे काम में इन्वेस्ट कर पाएगा। इसको शेयर मार्केट में लगाना है 200 रुपये लगा पाएगा, इसको शेयर मार्केट में लगाना है 400 रुपये लगा पाएगा। यही है कि भाई राज्य जिसके पास सरप्लस ज़्यादा होगा उसके पास जो है कल्याणकारी योजनाओं में पैसे डालने के लिए पैसा ज़्यादा होगा, अगली बार उसकी फिर से सरकार आ जाएगी। ठीक है, घाटा क्या है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है। अब बात करते हैं यूपी का रेवेन्यू सरप्लस बढ़ने का कारण। इसने कौन कौन सी चीजें अपनाई है कि इतना आगे है। तो कर संग्रह में वृद्धि हुई है, जीएसटी और स्थानीय कर प्रशासन में सुधार किया इन्होंने, तो इनके पास जो है ज्यादा आया पैसा। सरकारी निवेश में सुधार किया है, तो गैर जरूरी खर्च पर नियंत्रण कर लिया, फालतू खर्च बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये लोग। कृषि और उद्योग से राजस्व में वृद्धि हुई है, खाद्य उत्पादन, एमएसएमई और जो है आईटी सेक्टर को बढ़त मिल रही है राज्य में, इसका मतलब है। अन्य राज्यों से तुलना अगर करते हैं, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यूपी ने लगभग 2 गुना सरप्लस यहाँ पर हासिल किया है। अब आते हैं उनके बारे में जिन जो है घाटे में। अब ऐसा इन्होंने क्या किया कि घाटे में चले गए हैं। कर संग्रह कमजोर है, पैसा कलेक्ट ही नहीं कर पाए, कर्ज के बोझ में अधिक थे, जो पैसा आया भी तो मान लो जो है इन्होंने 100 रुपये कमाया था और जो है 700 खर्च हो गया, लेकिन 300 बचता, लेकिन इन्होंने जो लोन ले रखा था 200 का वो भी दे दिया, तो और 100 बचा, 100 में मान लीजिए जो है और भी चीजें थी जो कि सब खर्च हो गया, तो बचा ही नहीं, ये माइनस में चले गए। सामाजिक कल्याण और वेतन पर उच्च खर्च, ऐसा माना जा रहा है कि जो राज्य घाटे में गए हैं उनके यहाँ पर सामाजिक कल्याण में, लोगों के वेतन में, लोगों की पेंशन में ये लोग बहुत खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेचारे घाटे में चले गए। मुख्य राज्य है पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। प्रभाव है केंद्र पर निर्भरता बढ़ती है और डेफिसिट ग्रांट पर अधिक आश्रित। जब खर्चा कर दिया है सारा, माइनस में चल रहे हैं, तो मांगेंगे ना किसी से, तो किससे मांगेंगे। अब पड़ोसी राज्य तो देगा नहीं, बोलेगा हम क्यों दे, बराबर बराबर के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, नियम कानून तुम्हारे लिए भी है, वही नियम कानून हमारे लिए भी है, हमें तो इनकम जनरेट कर ली, तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, तो जाओ केंद्र के पास, उससे पैसे मांगो जा करके। अब राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी शासन वाले राज्य जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है, हमने देखा है। पूर्वोत्तर के जो राज्य है, हमने देखा कि जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भाई जनसंख्या बहुत कम है, कम लोग जॉब पे है, कम लोग को सैलरी, कम लोग को पेंशन, ठीक है, और सीमित खर्च के कारण जो है सरप्लस ज्यादा हो गया। जब ज्यादा है ही नहीं, एक घर जिसमें 5 लोग रहते हैं, एक घर है जिसमें 10 लोग रहते हैं, जिसमें 10 लोग रहते हैं उसकी इनकम मान लो 50,000 रुपए है, जिसमें 5 लोग रहते हैं उसकी इनकम 40,000 रुपए है, 10,000 कम है बड़े वाले फैमिली से, लेकिन फिर भी मान के चलो जो छोटी फैमिली है वो काफी हद तक ज्यादा पैसे बचा पाएगी, उनका खर्च कम होगा। तो वैसे यहाँ पर हुआ है। वित्तीय और जो है विकास योजनाओं का संबंध, अधिक सरप्लस नई योजनाओं में निवेश ज्यादा कर पाएंगे, अलग अलग जिसके पास ज्यादा। अब 2 सहेलियां हैं, एक के पास जो है महीने के एंड में 500 रुपये बचे, एक के पास जो है 200 बचे हैं, जिसके पास ज्यादा बचे हैं वो ज्यादा कपड़े खरीद करके लेके आएगा और भी जो सामान लाना चाहता है, तो ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे। घाटा जिसके पास हो तो कर्जा मांगेगा, भाई तुम दे दो तुम दे दो, या केंद्र से सहायता लेंगे। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या होगा, तो रेवेन्यू सरप्लस वाले सीधे सीधे लाभ में रहेंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में खर्च करेंगे, वो राज्य आगे बढ़ेगा। जहां पर घाटा हुआ है पहले तो वो कर्जा चुकाएंगे, तब तो विकास वाली योजनाओं में जो है लागू करेंगे या बनाएंगे, तो इनको जो है हमेशा जो है थोड़ा सा पीछे ही देखेंगे। भविष्य का दृष्टिकोण, तो राज्यों के लिए सुझाव के भाई कर प्रशासन सुधार लो जहां पर नहीं सुधरा है, अनावश्यक खर्च कम करो, उत्तर प्रदेश की तरह विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दो। इसके साथ जो है यूपी के लिए यह अवसर है कि सामाजिक कल्याण और आधारभूत ढांचे में यहाँ पर निवेश बढ़ाया जाए। अब सीएजी के बारे में देख लेते हैं। महालेखाकार का कार्यालय 1858 में सीएजी को संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। पहली नियुक्ति सर एडवर्ड ड्रमंड की है, 1860 पहले ऑडिटर जनरल, उस समय से चला आ रहा है, उसी को हमने अपडेट किया है। ठीक है, संवैधानिक जो है संवैधानिक आधार है आर्टिकल 148 से 151 तक, तीसरी और छठी अनुसूची में शपथ और प्रावधान है। स्वायत्ता के बारे में बात करते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक कार्यकाल है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है, केवल संविधान में तय प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, सेवानिवृत्ति इस्तीफे के बाद भी कोई सरकारी पद नहीं ले सकते हैं। प्रमुख कार्य क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना, जो कि किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो गया, पीपीपी मॉडल हो गया, पंचायती राज संस्थानों, साथ में वित्त पोषित संस्थानों का ऑडिट करना कि पैसे ले रहे हो, खर्च कहाँ कर रहे हो, साथ में बजट और वित्तीय अनुशासन की निगरानी करना है, साथ में लोक लेखा समिति को मार्गदर्शन और रिपोर्ट जो है देना।
अधिनियम और नियम के बारे में बात करते हैं तो सीएजी कर्तव्य, शक्तियां, सेवा की शर्तें जो है अधिनियम 1971 का है। लेखा और लेखा परीक्षा अधिनियम 2017 है। महत्वपूर्ण शक्तियां, केंद्र मतलब शक्ति क्या दी गई इसको भाई, केंद्र राज्य के खातों का परीक्षण करता है ये। अकाउंटिंग प्रारूप के लिए जो है राष्ट्रपति को सलाह देना, किसी भी सरकारी निकाय के रिकॉर्ड की जो है मांग करना और उसका निरीक्षण करना। रिपोर्टिंग प्रावधान तो केंद्र के खातों की रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करना और राज्य के खातों की रिपोर्ट राज्यपाल को विधानमंडल में प्रस्तुत करना। अब सीएजी और लोक लेखा समिति जो पीएसी है, पीएसी को जो है क्या करते हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट सौंपते हैं। सुधारात्मक कार्यवाही की निगरानी करना, राजनेताओं और अधिकारियों के विचारों की ये व्याख्या करना। चुनौतियां हैं कि भाई भ्रष्टाचार, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, साथ में पीपीपी मॉडल, सरकारी निजी निवेश यहाँ पर समस्या खड़ी करता है। दस्तावेज कभी कभी पूरे नहीं होते हैं। सुधार और सुझाव इसके लिए क्या किए गए, तो जो भी पीपीपी मॉडल है, पंचायती राज है, वित्त पोषित संस्थाएं, इनको क्या करें, ऑडिट में लाना चाहिए। सीएजी चयन प्रक्रिया कॉलेजियम जिस स्वतंत्र होनी चाहिए। साथ में ऑडिट की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कठोर यहाँ पर क्या है, मानक होने चाहिए। तकनीकी पहले मतलब कौन कौन से सुधार किए गए हैं, तो बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 में लाई गई। डेटा एनालिटिक्स जो है केंद्र दिल्ली में है। साथ में संयुक्त राज्य मुख्यालय का ऑडिट सफलता, ये सारे जो है यहाँ पर तकनीकी पहले की गई हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है रेवेन्यू सरप्लस का अर्थ क्या है, जो कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मैंने बताया भी है। राज्य की कुल आय जो है और कुल व्यय का अनुपात, राज्य की कुल आय माइनस कुल व्यय। तीसरा है राज्य के केंद्र पर निर्भरता का स्तर। आखिरी विकल्प है केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि। आप लगेगा सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो मिलेगा केंद्र सरकार से। तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।